ड्रामा की शुरुआत में हम सिंचू को देखते हैं। वो खिड़की से बाहर देखती है, उसे लोगों के सर पे रेड लाइन दिखती है जिसे वो एस लाइन कहती है। एस लाइन का मतलब था कि कौन किसके साथ सो चुका है। जितने ज्यादा फिजिकल रिलेशन होंगे, लाइंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। बचपन में जब वो इन लाइंस के बारे में अनजान थी, तब उसने एक ड्राइंग बनाई। सिंचू की मोम ने ड्राइंग में देखा कि एक रेड लाइन उसके हस्बैंड से निकलकर सीधा उसकी सिस्टर के सर पे कनेक्ट हो रही है। तुरंत उसने किचन नाइफ से अपने हस्बैंड को खत्म कर दिया और सिंचू को अकेला छोड़कर भाग गई। तब जाकर सिंचू को पता चला कि ये लाइनें कितनी खतरनाक है। इस शराब से मुक्ति पाने के लिए वो बिल्डिंग से कूद गई, हाथ की नस काट ली, पर हर बार वो सरवाइव कर जाती और उसे एक खरोच तक नहीं आती। सिंचू ने ठान लिया कि अब वो पता लगा के रहेगी कि इस शराब के लिए उसे ही क्यों चुना गया या फिर इसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। तब से वो अपने अपार्टमेंट में बंद रहती है। रात में भी काला चश्मा लगाकर घूमती है। खिड़की दरवाजे हर चीज को उसने कवर करके रखा है। सामने घर में एक नई पड़ोसी आई थी, उसके सर पे बहुत सारी लाइनें थी। तभी वो पड़ोसी सिंचू को देखकर मुस्कुराती है और सिंचू जल्दी से खुद को छुपा लेती है। थोड़ी देर में उसकी वो नई पड़ोसी बेल बजाती है और वो डर जाती है। पड़ोसी उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, पर सिंचू ऐसे दिखाती है जैसे कि वो घर पे नहीं है। पड़ोसी फ्रूट्स वहीं रखकर चली जाती है और उसके जाते ही सिंचू चुपके से फ्रूट्स की थैली को उठा लेती है और मजे से फ्रूट को खाने लगती है जैसे उसने कई दिनों बाद कोई टेस्टी चीज खाई हो। वहीं इंस्पेक्टर हान को दिखाया जाता है, जो अपने नेफ्यू सोना के साथ रहता है। सोना के पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हान ही उसका ख्याल रखता है। सोना के स्कूल में मिसा नाम की एक लड़की अपने गैंग के साथ उसे परेशान करती है। उसकी खूब पिटाई करने के बाद धमकी देती है कि कल पैसे लेकर नहीं आई तो उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देगी। वहीं इंस्पेक्टर हान एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिसमें सस्पेक्ट एक हेलमेट लगाया हुआ डिलीवरी मैन था, पर उसकी शक्ल का इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। उसी न्यूज को सिंचू भी टीवी पर देख रही होती है। वो देखती है कि हेलमेट मैन के सर पे केवल एक लाइन थी, जो कि बहुत रेयर था क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। रात में सिंचू बिल्कुल ऐसे ही एक लाइन वाले हेलमेट मैन को नए पड़ोसी के घर में जाते हुए देखती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बताती है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी तो उसका बॉयफ्रेंड है और वो कॉल को काट देती है। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले सोना इंस्पेक्टर हान से पैसे मांगती है। वो पूछता है कितने पैसे चाहिए। सोना कहती है तुम्हारे पास जितने हैं दे दो। हान उसे सारा केस देकर कहता है कि और पैसे वो आज एटीएम से निकाल कर दे देगा। जिसके बाद हान उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर पूछता है कैसे लगी। तो सोना कहती है तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। हान बालकनी में आकर अपने सामने के अपार्टमेंट को देखता है जिसमें सिंचू रहती है। तभी उसका कलीग कॉल करके बताता है कि कल रात एक लड़की कॉल पे सस्पेक्ट के बारे में बता रही थी, पर बीच में ही उसने फोन काट दिया। तुम उसको देख लेना क्योंकि वो तुम्हारे सामने की बिल्डिंग बी के 204 नंबर अपार्टमेंट में रहती है। तुरंत हान सिंचू के अपार्टमेंट में जाता है। सिंचू देखती है कि हान के सर पे इतनी सारी लाइनें जो उसने पहले कभी नहीं देखी। हान दरवाजा नॉक करता है, उसे आवाज लगाता है, पर सिंचू कोई जवाब नहीं देती। तभी एक आदमी आकर बताता है कि कोई फायदा नहीं है, वो कभी बाहर नहीं आती। देखो वो तो अपना कचरा भी नहीं फेंकती, उसे भी कोई दूसरा फेंकता है। हान फिर से आवाज लगाता है और कहता है कि तुम उस आदमी के बारे में बताओगी तो पुलिस की हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद सिंचू थोड़ा सा दरवाजा खोल कर बताती है कि उसने गलती से पुलिस को कॉल कर दिया था। उसने देखा कि एक हेलमेट वाला आदमी उसके सामने वाले पड़ोसी के घर में घुस रहा है। उसे लगा कि वो औरत मुसीबत में है, पर बाद में पता चला कि वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। इंस्पेक्टर हान देखता है कि ये तो बच्ची है। वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो सिंचू जल्दी से डोर को बंद कर लेती है। हान तो यहाँ से चला जाता है, पर उसी रात वो हेलमेट मैन सिंचू की बिल्डिंग में आता है। सिंचू देखती है कि वो एक लाइन वाला आदमी तो उसी के ऊपर वाले अपार्टमेंट पे रहता है। इधर हान शहर के सारे डिलीवरी मैन को चेक कर रहा होता है जो उस आदमी से मिलते जुलते हैं। वो अपने कलीग को सिंचू की बिल्डिंग में अपार्टमेंट 303 में जो डिलीवरी वाला आदमी रहता है उसको चेक करने के लिए भेजता है। उसका कलीग देखता है कि ये पूरा घर सस्पिशियस है, जरूर इसी आदमी ने वो सारे मर्डर्स किए हैं। साथ साथ वो थोड़ा डर भी गया था और जल्दी से हान को कॉल करके बताने लगता है, पर इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता, वो चश्मे वाला आदमी जो वहीं छुपकर उसकी सारी बातें सुन रहा था, कलीग पर हमला करके उसे बांध देता है। हान सबको समझ जाता है। वो कार को फुल स्पीड में उसी घर की तरफ भगाता है। वहीं वो आदमी हेलमेट पहन के अपने अगले शिकार पे निकल जाता है। सिंचू उसके पैरों की आवाज सुनकर विंडो से नीचे की तरफ देखती है तो वो हेलमेट मैन उसकी नई पड़ोसी के घर की तरफ जा रहा था। सिंचू पुलिस को बताना चाहती है, पर उसके फोन की बैटरी डेड थी, इसलिए खुद ही एक प्लास्टिक का चाकू लेकर निकल पड़ती है। वहीं वो हेलमेट मैन भी सिंचू की तरह रेड लाइंस को देख सकता है। वो नई पड़ोसी की बहुत सारी लाइंस को देखकर गुस्सा होता है और उसका गला दबाकर मारना चाहता है। तभी सिंचू उसे बचाने पहुंच जाती है और वो देखती है कि ये तो पड़ोसी का बॉयफ्रेंड है, जिसके सर पे एक लाइन थी जो कि पड़ोसी से कनेक्ट हो रही थी। पर वो बहुत डर गई होती है और उस आदमी पर चाकू से हमला नहीं कर पाती है। उल्टा वो आदमी सिंचू का चाकू लेकर उसे एक घोप देता है। वहीं इधर हान भी यहाँ पहुंच गया था और बिल्डिंग में ऊपर जाते वक्त वो सिंचू का अपार्टमेंट खुला देखकर उसमें घुस जाता है। हान देखता है कि सिंचू भी किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर विंडो पे जाती है जहाँ वो किलर उस लेडी को मारने की कोशिश कर रहा था। सिंचू भी रेंगते हुए किलर के पास जाती है और चाकू उसके पैर में घोप देती है। जैसे ही किलर चाकू निकालकर सिंचू को मारने वाला होता है, इंस्पेक्टर हान उसे शूट करके दोनों को बचा लेता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आकर उस किलर और लेडी को ले जाती है। इंस्पेक्टर हान सिंचू का चश्मा उसे वापस देता है जो उसी रास्ते में पड़ा मिला था। चश्मे को देखकर सिंचू उस किलर की बातों को याद करती है और उसे शक होता है कि किलर अपने चश्मे की वजह से उन रेड लाइंस को देख पा रहा था। इंस्पेक्टर हान पूछता है कि क्या तुम्हें सच में हॉस्पिटल नहीं जाना, और सिंचू बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी सोना भी वहाँ चली आती है जो सिंचू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर सिंचू कोई जवाब दिए बिना अपने अपार्टमेंट में
चली जाती है। घर जाने के बाद हान सोना के रूम में जाकर उसके हाल चाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि उसके स्कूल में सब ठीक है या नहीं, पर सोना उसकी बातों का उल्टा सीधा जवाब देती है। वो कहती है पैसे नहीं देने तो मेरे रूम में मत आया करो। हान जब जाने लगता है तो सोना सिंचू के बारे में पूछती है। हान कहता है तुम उसे कैसे जानती हो। सोना बताती है कि वो मिडिल स्कूल में उसके साथ ही थी, फिर उसकी मोम ने उसके डैड को मार डाला और उसे अकेला छोड़कर भाग गई। वहीं इधर सिंचू फैसला करती है कि वो अब इसी तरह दुनिया को बचाएगी। वो अपना चश्मा उतार के रख देती है और उसे बहुत सारी लाल लाइनें दिखाई देती है। तभी उसके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है कि जैसी दुनिया तुम देख सकती हो वैसी मैं भी देख सकता हूँ। जानना चाहती हो तो बांगजू हाई स्कूल में आ जाओ। अगले दिन जब सोना स्कूल जाती है तो मिसा उसे एक लव लेटर दिखा के चिढ़ाती है, और ये लव लेटर सोना ने ही लिखा था जो मिसा को उसके लॉकर से मिला। सोना को गुस्सा आता है और वो मिसा पे अटैक करती है। दोनों में जमकर मारपीट होती है, पर तभी उनकी टीचर ग्यूजिन आकर दोनों को अलग करती है। टीचर उस लेटर को फाड़ के फेंक देती है, जिसके बाद वो सोना को ऑफिस में ले जाकर समझाती है। घर जाते वक्त सोना देखती है कि उसके लॉकर में एक चश्मा रखा है और वो उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाती है। चश्मे को लगाकर मिरर में देखती है तो उसे अपने सर पे एक रेड लाइन नजर आती है। उसे समझ नहीं आता कि इस रेड लाइन का मतलब क्या है। जब वो रूम से बाहर आती है उसी समय हान का भी ऑफिस से आना होता है, और वो हान के सर पे इतनी सारी लाइनें देखकर डर के हमारे जोर जोर से चिल्लाती है। तुरंत अपनी चप्पल पहनकर घर से बाहर चली जाती है। हान भी उसे देखकर हैरान था। अब वो मार्केट में लोगों को देखती है तो समझ जाती है कि ये लाइनें फिजिकल रिलेशन को दिखाती है। अगले दिन स्कूल में जाते वक्त वो काफी खुश थी। उसे हर किसी के सर की लाइनें दिख रही थी। उसकी टीचर ग्यूजिन के सर पे एक भी लाइन नहीं थी। वहीं एक दूसरे कोरियन टीचर के सर पे बहुत सारी लाइनें थी। वो मिसा के सर पे 2 लाइनें देखती है, जिनमें से एक लाइन इसी स्कूल में कहीं कनेक्ट हो रही थी। सोना उस लाइन का पीछा करती है तो पता चलता है कि वो कोरियन टीचर से कनेक्ट हो रही है। ये देखकर सोना ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसे किसी ताले की चाबी मिल गई हो। वही सिंचू भी स्कूल फिर से ज्वाइन कर लेती है। टीचर ग्यूजिन सिंचू को क्लास में इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। इधर हान देखता है कि वो हेलमेट वाला किलर हमेशा चश्मा पहनता था, पर उन्हें तो उसके सामान में कोई भी चश्मा नहीं मिला था। जिसके बाद वो सोना के स्कूल में जाता है, क्योंकि वो हेलमेट किलर एक टीचर था जो सोना के स्कूल में ही पढ़ाया करता था। इंस्पेक्टर हान टीचर ग्यूजिन से मिलता है। ग्यूजिन उसे पहचान लेती है और पूछती है कि तुम तो सोना की डैड हो। हान बताता है कि वो उसका अंकल है। सोना के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। ग्यूजिन को लगा कि शायद वो सोना के बारे में बात करने आया है, पर हान बताता है कि वो यहाँ पर एक मर्डर केस के सिलसिले में आया है। लास्ट ईयर मिस्टर जेमिन यहाँ पर मैथ पढ़ाया करता था, जो कि एक सीरियल किलर बन गया और पुलिस एनकाउंटर पे मारा गया। ग्यूजिन मिस्टर जेमिन को पहचान जाती है, पर वो इस केस के बारे में नहीं जानती क्योंकि वो इस शहर में नहीं रहती है। हान बताता है कि मिस्टर जेमिन के सामान में उनका चश्मा नहीं था। टीचर ग्यूजिन बताती है कि उसने कभी मिस्टर जेमिन को चश्मा लगाए नहीं देखा। वहीं इधर मिसा जब सोना पे हाथ उठाती है तो इस बार वो हाथ को पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अब डरने की बारी तुम्हारी है। इन दोनों की बहस चल रही होती है कि तभी सिंचू आकर मिसा का गिरबान पकड़कर उसे दीवार के पास ले जाती है और धमकी देती है कि वो उसे लेकर बिल्डिंग से कूद जाएगी। मिसा डर जाती है और वादा करती है कि अब से वो कभी इन दोनों को परेशान नहीं करेगी। तभी सोना कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। सिंचू को लगता है कि सोना उससे नाराज है, पर तभी सोना उसे अपने साथ चलने के लिए आवाज लगाती है। इधर हान टीचर से पूछताछ करने के बाद कहता है कि अगर आपको कुछ भी याद आए तो बता देना। टीचर उसे सोना से मिल लेने के लिए कहती है, पर हान बताता है कि सोना को ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से जाने लगता है। पर सोना उसे पीछे से देख लेती है और मन ही मन कहती है कि ये यहाँ पे क्यों आया होगा। अब हान उस बार में जाता है जहाँ पे मिस्टर जेमिन अक्सर जाया करता था और बारटेंडर को फोटो दिखाकर किलर के बारे में पूछता है तो बारटेंडर बताता है कि ये आदमी थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो दूसरों को देखकर अक्सर गिनती करने लगता और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता। इस वजह से कई बार दूसरे लोग उसे पीट कर चले जाते। बारटेंडर उस फोटो को देखकर बताता है कि वो चश्मा लगाया करता था, पर इस फोटो में नहीं है। पूरी जानकारी अपनी डायरी में नोट करने के बाद इंस्पेक्टर हान यहाँ से निकल जाता है। वहीं इधर सोना मिसा का पीछा करती है जो कोरियन टीचर से मिलने जा रही थी, और जैसे ही वो दोनों मिलते हैं सोना उनकी फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेती है। टीचर मिसा को लेकर होटल रूम में जाता है जहाँ सोना वो फोटो मिसा को भेज देती है। मिसा फोटो देखकर थोड़ी हैरान तो होती है, पर टीचर को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। फिर वो टीचर को पूछने लगती है कि हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो आप क्या करोगे। टीचर कहता है पता नहीं, शायद मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। वहीं मिसा सोना को रिप्लाई करती है कि वो तो नाबालिग है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा दोस्त तो टीचर को दिया जाएगा। अगले दिन सोना कोरियन टीचर को ही फोटो भेज देती है और 20 मिलियन वॉन की डिमांड करती है, नहीं तो वो उसके फोटो को इंटरनेट पे वायरल कर देगी। टीचर पूरा डर जाता है। वही सोना सिंचू को बताती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाना चाहती है। उसके अंकल हान को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सिंचू कहती है एटलीस्ट तुम्हारे पास अपना करने को कोई तो है। जिस पर सोना कहती है कि क्या तुम्हारी मोम अब भी जिंदा होगी, अगर जिंदा है तो उसे तुम्हें ढूंढना चाहिए था। यह सुनकर सिंचू का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। वो रात में खिड़की से एक ओल्ड कपल को देखती है जिनके सर पे बस एक ही लाइन थी, वो भी आपस में कनेक्ट हो रही थी। वही ज्यादातर कपल ऐसे थे जिनके सर पे बहुत सारी लाइनें थी। अगले दिन मिसा जब क्लास में सो रही होती है तो उसे ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ पे कोरियन टीचर उसे खूब डांट लगाता है, जिसके बाद वो छुपकर उसे मिलने आता है। मिसा उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो स्कूल में उसके साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। टीचर बताता है कि उसे फोटो भेजकर कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मिसा बताती है कि वो ब्लैकमेल करने वाली उसी के क्लास की लड़की सोना है। टीचर पूछता है पर उसे कैसे पता चला, क्या तुमने उसे बताया। मिसा बताती है कि वो नहीं जानती, वो तो खुद विक्टिम है। जिसके बाद वो उसे भाड़ में जाओ करके चली जाती है। टीचर सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वही मिसा भी सोचती है कि सोना इस बारे में कैसे जान गई। इधर सोना मिसा के बॉयफ्रेंड के साथ घूमने लगती है ताकि उसे जलन हो। ये देखकर मिसा अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा होती है। सिंचू भी सोना के इस नए रूप
को देखकर थोड़ी हैरान थी। जब ये दोनों वॉशरूम में होती है तो शिंचू उसका चश्मा देखकर सब समझ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस किलर ने लगा रखा था। शिंचू बताती है कि उसे पता है वो इस चश्मे से एस लाइन को देख पाती है। सोना उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो उसकी बात को समझ नहीं पा रही। शिंचू बताती है कि वो भी रेड लाइंस को देख सकती है। सोना पूछती है फिर बताओ मेरे सर पे कितनी लाइंस है, और शिंचू बताती है कि तुम्हारे सर पे एक लाइन है, टीचर ग्यूजिन के सर पे एक भी नहीं है, और तुम्हारे अंकल हान के सर पे बहुत सारी लाइनें हैं। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये चश्मा कहाँ पर मिला। सोना बताती है कि उसे ये चश्मा उसके लॉकर में मिला था। सोना उसे चश्मा मांगती है पर शिंचू बताती है कि ये खतरनाक है, तुम्हें इसे नहीं लगाना चाहिए। पर सोना उसे चश्मा छीन लेती है और कहती है कि ये मेरा है। घर जाते वक्त शिंचू सोना को अपने डैड के मरने का असली कारण बताती है और समझाने की कोशिश करती है कि इन लाइनों से कितना नुकसान होता है, पर सोना पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। रात में सोना मीसा के बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है और तभी कोरियन टीचर मैसेज करता है कि उसने 20 मिलियन का इंतजाम कर लिया है, आधी रात में स्कूल की छत पे आके ले जाना। जिसके बाद सोना होटल रूम से निकलकर एक फोटो बूथ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाने जाती है। वहीं मीसा भी उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि उसने वॉशरूम में छुपकर सोना और शिंचू की बातें सुन ली थी। वो भी जान गई थी कि सोना उस चश्मे के जरिए एस लाइन को देख सकती है। जैसे ही सोना अपने चश्मे को पर्स में डालकर फोटो खिंचवाने जाती है तो मीसा आकर चुपके से चश्मे को चुरा लेती है। फोटो खिंचवाने के बाद सोना बाहर आके पर्स में चश्मे को चेक करती है पर वो उसे नहीं मिलता। वो हड़बड़ा जाती है और शॉप में इधर उधर चेक करती है। वहाँ के स्टाफ को भी पूछती है पर चश्मा उसे कहीं नहीं मिलता। वहीं इधर मीसा उस चश्मे को लगाकर एक मॉल में घूम रही होती है। सोना गुस्से में शिंचू को कॉल करती है और कहती है कि मेरा चश्मा मुझे वापस करो। शिंचू कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तो अपने घर पे हूँ, और तुम हो कहाँ पर। सोना बताती है कि वो स्कूल जा रही है और कॉल काट कर भागने लगती है। शिंचू हैरान होती है कि रात के 12 बजने वाले हैं और वो स्कूल जा रही है। वहीं सोना भागते भागते स्कूल पहुंच जाती है और जल्दी से स्कूल की बिल्डिंग की छत पर जाती है। कोरियन टीचर पूछता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। सोना कहती है जल्दी बताओ पैसे कहाँ पर है। टीचर गिड़गिड़ाने लगता है कि उसका एक बच्चा है और दूसरा होने वाला है, अगर उसे स्कूल से निकाल दिया गया तो वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगा, और इतने कम समय में 20 मिलियन का इंतजाम करना एक टीचर के लिए इतना आसान नहीं है। सोना कहती है तुम सब लोग जानते थे कि मीसा मुझे बुली करती है, पर तुम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत बड़े आदमी हैं। टीचर उसे माफी मांगता है और कहता है कि पहले तुम उस फोटो को डिलीट कर दो, बाद में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी टीचर के फोन पे उसकी वाइफ का मैसेज आता है। उसकी वाइफ ने फोटो को देख लिया था। टीचर को गुस्सा आता है और वो सोना से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को फोटो क्यों भेजी। सोना कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं जानती। वहीं इधर शिंचू भी भागते भागते स्कूल तक पहुंच गई थी। तभी वो किसी को बिल्डिंग से गिरते हुए देखती है और उसकी एक रेड लाइन को देखकर समझ जाती है कि ये सोना है। सोना को ऐसे देखकर वो टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। शिंचू से जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसकी सांसें अब भी चल रही थी। सोना को ओटी में ले जाते हैं और शिंचू ओटी के बाहर एक बेंच पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर हान भी दौड़ कर आता है और थोड़ी देर सोचने के बाद शिंचू से पूछने लगता है कि तुम इतनी रात में स्कूल क्यों गई थी। शिंचू बताती है कि सोना ने कॉल करके उसे बताया था कि वो स्कूल जा रही है। उसे लगा कि सोना पर कोई मुसीबत आ गई है इसलिए वो स्कूल गई। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता, पर इतना पता है कि सोना कभी खुद से ऐसा कदम नहीं उठाएगी। अगले दिन कोरियन टीचर स्कूल नहीं आया था और ना ही किसी के कॉल का जवाब दे रहा था। शिंचू क्लास में देखती है कि मीसा भी क्लास में नहीं है। वहीं इधर सोना भी कोमा में चली जाती है। शिंचू स्कूल की बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही होती है कि तभी लीजी नाम की एक लड़की उससे कहने लगती है कि सोना कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती, वो इतनी कमजोर नहीं थी। और कितने ताजुब की बात है कि जब से सोना के साथ ये सब हुआ है उसे बुली करने वाली लड़की मीसा भी स्कूल नहीं आई है। शिंचू को भी उसकी बातों में दम लगता है। लीजिन कहने लगती है कि ये सेल्फ किलिंग नहीं मर्डर है। शिंचू बताती है कि सोना मरी नहीं है, अभी जिंदा है, और लीजिन उससे माफी मांगती है। तभी शिंचू एक लड़के को देखती है जिससे रुकाकर उसका चश्मा उतार के चेक करने लगती है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि चश्मा नॉर्मल है तो लड़के को वापस लौटा देती है। शिंचू क्लास में चली जाती है पर लीजिन और वो लड़का जिसका नाम जुनसू था शिंचू को हैरानी से देख रहे थे। वहीं इंग्लिश के टीचर मिस्टर जिन को अपनी डेस्क पर एक चश्मा मिलता है। वो इसके बारे में ग्यूजिन से पूछता है और ग्यूजिन देखकर कंफर्म करती है कि ये चश्मा उसके स्टाफ का नहीं है। वो चश्मे को उसे अपने पास रखने की सलाह देती है और मिस्टर जिन चश्मे को लगाकर देखता है। जैसे ही वो उसे लगाता है उससे भी रेड लाइन दिखना शुरू हो जाती है। मिस्टर जिन जल्दी समझ जाता है कि इन लाइंस का मतलब क्या है। इंस्पेक्टर हान ग्यूजिन से मिलने स्कूल में आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है जो सोना को बुली किया करती थी। ग्यूजिन बताती है कि वो उस दिन के बाद से स्कूल नहीं आई। इंस्पेक्टर हान उसे सोना और मीसा के बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये लड़का कौन है। ग्यूजिन उसे उस लड़के के पास लेकर जाती है। मीसा का बॉयफ्रेंड हान को सब सच बताता है कि मैंने और सोना ने किस किया था। जिसके बाद हम फोटो खिंचवाने स्टोर में गए पर स्टोर से निकलने के बाद उसका कोई सामान गुम हो गया था और वो परेशान होकर अपने रास्ते चली गई। अब हान उस फोटो बूथ के स्टोर की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है और वो देखता है कि जब सोना और वो लड़का फोटो खिंचवाने में बिजी थे तब मीसा वहाँ आकर सोना के पर्स से कुछ निकाल कर अपने साथ ले गई। अगली फुटेज में मीसा ने एक चश्मा लगा रखा था पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं मिस्टर जिन जिसे वो जादुई चश्मा मिल गया था जब अपनी बहन के घर जाता है तो देखता है कि उसके ब्रदर इन लोग के सर पे बहुत सारी लाइनें निकल रही थी। जब ये दोनों लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं तो मिस्टर जिन नोटिस करता है कि एक लाइन तो चौथे फ्लोर पर कहीं जा रही है। ये देखकर उसे अपनी बहन की चिंता होती है। इधर हान का सीनियर सोना के केस को सुसाइड बताकर यहीं पे बंद करना चाहता है पर हान उससे बहस करता है क्योंकि उसे भी लगता है कि सोना सुसाइड करने वालों में से नहीं है। अगले दिन पूरे स्कूल में कोरियन टीचर और मीसा की वो फोटो वायरल हो जाती है पर ये फोटो खुद कोरियन टीचर ने ही वायरल की थी जिसके बाद उसने सुसाइड कर ली। पुलिस को उसकी बॉडी उसी की कार में मिलती है। हान को उस टीचर का सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मीसा के साथ उसे
संबंध नहीं बनाने चाहिए थे, ऐसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं शिंचू को लीजिन अपने दोस्त जुनसू से मिलवाती है और ये तीनों साथ में घूमने लगते हैं। इंस्पेक्टर हान शिंचू को लेने स्कूल में आता है और रास्ते में उससे पूछने लगता है कि तुम सोना से मिलने अस्पताल क्यों नहीं आती हो, आखिर वो तुम्हारी दोस्त है। पर शिंचू कोई जवाब नहीं देती। हान कहता है देखो मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, मुझे पता है कि तुमने जो भी किया एक दोस्त के नाते किया, पर तुम्हें क्या लगता है वो आधी रात में स्कूल क्यों गई होगी। शिंचू कहती है तो तुम्हें सोना के चश्मे के बारे में कुछ भी नहीं पता। हान पूछता है कौन सा चश्मा, मुझे साफ साफ बताओ। शिंचू कहने लगती है कि पहले जाकर सोना का चश्मा ढूंढ कर लाओ, उसके बाद वो सब बताएगी। वहीं मिस्टर जिन अपने ब्रदर इन लोग का पीछा करता है तो पता चलता है कि वो घर पे मीटिंग का झूठ बोलकर दूसरी औरत के साथ होटल में बैठा है। वो उसे होटल रूम में दूसरी लेडी के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है और धमकी देता है कि कल तक मेरी बहन को सब कुछ बता देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन उसका ब्रदर इन लो उसकी बहन को सच बताने के साथ साथ अपनी वाइफ और बेटी को छोड़कर उसी होटल वाली लेडी के साथ चला जाता है। इस गम को उसकी बहन सहन नहीं कर पाती और पागलों के जैसे बिहेव करती है। इधर हान सोना के रूम को चेक कर रहा होता है जहाँ उसे सोना की डायरी मिलती है। रात में वो डायरी शिंचू को दिखाता है और उसमें बनी ड्राइंग के बारे में पूछता है जिसमें उसी चश्मे की ड्राइंग बनी थी और एक लड़की के सर पे बहुत सारी लाइनें बनी थी। शिंचू डायरी को देखती है और बताती है कि इस चश्मे को पहनने से एस लाइन्स दिखाई देती है। शिंचू से एस लाइन का मतलब समझाती है और ये भी बताती है कि वो भी इन लाइन्स को बचपन से देख सकती है। हान को उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं होता, पर फिर भी उसने जितने भी केस देखे थे सब में चश्मा कॉमन था। हान कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि सोना के पास वो चश्मा था जिसको किसी ने चुरा लिया और फिर उसी ने सोना को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया, पर वो कौन था जिसने सोना का चश्मा चुराया होगा। शिंचू बताती है कि ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि उसने कईयों को धमकाया था, उनमें से ही कोई एक होगा जिसने सोना को धक्का दिया होगा। हान कहता है अगर तुम्हें सच में ये लाइन्स दिखाई देती है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ कितनी मुश्किल होगी। अगले दिन स्कूल में ली जिन शिंचू और जुनसू को बाहर घूमने ले जाने की जिद करती है, पर शिंचू बताती है कि उसने मैक्सिंग होटल में जॉब के लिए अप्लाई किया है और आज उसका पहला दिन है। वहीं स्कूल की एक स्टाफ किम वही ग्लासेस लगाकर बैठी होती है और वो भी डेडलाइंस को देख सकती है। किम स्कूल की म्यूजिक टीचर को पसंद करती है, वो एक्टर बनना चाहती है और स्कूल के बाद होटल मैक्सिंग में एक रूम बुक करा के हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए जाती है और ये वही होटल था जिसमें शिंचू काम करने लगी थी। इधर इंस्पेक्टर हान अपने कलीग के साथ सोना के केस पर प्राइवेटली काम करने लगता है। जब उसका सीनियर आता है तो जल्दी से बोर्ड को उल्टा करके छुपा देते हैं। वही लीजिन और जुनसू शिंचू से मिलने होटल में जाते हैं और हल्ला मचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। शिंचू उन्हें चुप कराने के लिए अपने छोटे से ऑफिस में बिठा लेती है जहाँ पर 3 लोग ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। तभी किम आती है और पैसे देकर हमेशा की तरह 206 नंबर रूम की चाबी लेकर जाने लगती है। लीजिन उससे देखकर कहती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। किम 206 नंबर रूम में जाकर हमेशा की तरह अपने काम में लग जाती है। जब ये तीनों होटल की छत पर होते हैं तब किम होटल से निकलकर अपने घर जाने लगती है। इस बार लीजिन जब उसे देखती है तो पहचान लेती है और बताती है कि ये औरत हमारे स्कूल के ऑफिस में काम करती है। शिंचू देखती है कि किम के सर पे भी एक ही लाइन थी। वहीं इंस्पेक्टर हान शिंचू की मोम के केस की फाइल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता के अफेयर के बारे में जानने के बाद उसकी मोम ने उनको मार डाला था और ये बात उसे एक ड्राइंग से पता चली जो शिंचू ने बनाई थी। हान समझ जाता है कि शिंचू झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में लाइनों को देख सकती है। जिसके बाद वो उससे अस्पताल में मिलता है। हान जानना चाहता है कि सोना के सर पे कोई लाइन थी या नहीं। शिंचू बताती है कि उसके सर पे बस एक लाइन थी। हान पूछता है क्या वो लाइन उसके क्लासमेट या स्कूल में किसी से कनेक्ट थी। शिंचू ना में जवाब देती है। हान को लगता है कि शायद उसे धक्का मारने वाला वो भी हो सकता है जिसके साथ वो फिजिकल हुई थी। अगले दिन स्कूल में जुनसू दौड़कर शिंचू के पास आता है। शिंचू पूछती है लीजिन कहाँ पर है, तो कहने लगता है कि आज उसे घर पे काम था इसलिए वो जल्दी निकल गई। जिसके बाद जुनसू से पूल में लेकर जाता है। शिंचू पहले तो स्विम करने के लिए मना करती है, फिर खुद ही पूल में कूद जाती है। वो काफी देर तक बाहर नहीं आती तो जुनसू भी कूद जाता है। वो घबरा गया होता है और शिंचू उस पर हंसने लगती है। अब दोनों बाहर आते हैं। जुनसू से अपना जैकेट देता है और दोनों खाने बैठ जाते हैं। शिंचू उसे बताने लगती है कि उसे बचपन से ही कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। उसे हर किसी के सर पे लाइंस दिखती है। जुनसू अपने हाथ से इशारा करके पूछता है क्या इस तरह से। शिंचू कहती है हाँ। जुनसू पूछता है क्या वो मेरे पास भी है। शिंचू कहती है नहीं, तुम्हारे, मेरे और लीजिन के पास एक भी लाइन नहीं है। शिंचू पूछती है मैंने जो भी कहा उस पर तुम्हें विश्वास है। जुनसू कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास झूठ बोलने का कोई रीजन भी तो नहीं है। घर जाने के बाद भी शिंचू जुनसू के बारे में ही सोचती रहती है। इधर हान का कलीग उससे पूछता है कि आजकल तुम लड़कियों के साथ डेट पर नहीं जाते, और हान टीचर गुजन के बारे में सोचते हुए बताता है कि कोई है जिसके बारे में जानने के लिए आजकल वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, पर वो उसके साथ सोना नहीं चाहता। वहीं किम हमेशा की तरह होटल के 206 नंबर रूम में जब प्रैक्टिस करने के लिए जाती है तो देखती है कि 205 में वही म्यूजिक टीचर है जिसको वो बेइंतहा प्यार करती है, पर वो यहाँ पे किसी दूसरी लड़की के साथ था। दरअसल किम एक छेद के जरिए 205 में जो भी कपल्स आते थे उनको देखती रहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा कि वो एक दिन म्यूजिक टीचर को भी यहाँ इस तरह देखेगी। म्यूजिक टीचर के पास एक ही लाइन थी जो उसी लड़की के साथ जुड़ी हुई थी। किम उन्हें देखकर पूरी तरह से टूट जाती है और यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अगले कई दिनों तक उनके फिर से आने का वेट करती है। इस बार जब वो लड़की आती है तो किम उस पर हमला करके उसे घायल करती है और उसके कपड़े पहनकर खुद रूम नंबर 205 में चली जाती है। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा चुका था। म्यूजिक टीचर उसे देखकर हैरान होता है। किम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। म्यूजिक टीचर यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से वो उसके सर पे कुछ फेंक कर मारती है, जिसके बाद उसे बेड पर सुला के किस करने लगती है। जब उसे एहसास होता है कि म्यूजिक टीचर मर चुका है तो बाथरूम में जाकर खुद का भी खात्मा कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब शिंचू कचरा उठाने के लिए आती है तो उस लड़की
लड़के को देखती है जिसको किम ने बांध कर अपने रूम में बंद कर दिया था। सिंचू पुलिस को बुलाती है। इंस्पेक्टर हान दोनों बॉडीज को हटवाता है और ग्लासेस ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलते। जिसके बाद हान सिंचू से पूछता है कि किम के पास कितनी लाइनें थी। सिंचू बताती है कि उसके पास एक लाइन थी पर उसे नहीं लगता कि वो म्यूजिक टीचर से जुड़ रही थी। लेकिन किम के ग्लासेस बिल्कुल वैसे ही थे जिनकी हमें तलाश है। हान यहाँ से अस्पताल में सोना को देखने चला जाता है पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक बार फिर होटल के रूम नंबर 205 में चला आता है। उसने बाथ-टब को चेक नहीं किया था और सारा पानी निकालने के बाद उसे वो ग्लासेस मिल जाते हैं। अब वो उन ग्लासेस को पहनकर मिरर में देखता है और खुद के सर पे इतनी सारी लाइनें देखकर खुद ही चौंक जाता है। हान हॉस्पिटल जाकर सोना की उस एक रेड लाइन को देखते हुए सोचने लगता है कि उसने सोना के साथ कितना गलत किया। बचपन से ही वो बेचारी उससे अटैच होने की कोशिश करती रही पर उसने कभी उसका ख्याल नहीं रखा। सारी गलती उसी की है, तभी सोना उससे इतनी नफरत करने लगी है। वो ऑफिस में अपने कलीग के सर की 2 लाइंस देखकर पूछता है, तुम्हारी शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? कलीग हाँ में जवाब देता है तो वो समझ जाता है कि ये लाइनें बिल्कुल सही है। तभी सोना के स्कूल से यूजिना नाम की एक लड़की अपनी कंप्लेन लिखवाने आती है और स्कूल का नाम सुनकर हान को एक आइडिया आता है। वो मिसा के बॉयफ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल जाता है और सोना के सामने खड़ा कर देता है पर सोना की वो लाइन उससे भी नहीं जुड़ रही थी, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। वही सिंचू के दोनों दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंचू ने रिप्लाई करती है कि उसने आज तक कभी बर्थडे नहीं मनाया पर लीजिन और जुनसू कहते हैं कि इस बार वो तीनों बर्थडे जरूर मनाएंगे क्योंकि वो 18 की होने वाली है। जुनसू पर्सनली मैसेज करके बताता है कि वो उससे पार्टी से पहले अकेले में मिलना चाहता है और तभी उसके पास एक अननोन नंबर से 1 नवंबर का बर्थडे इन्विटेशन का मैसेज आता है और ये वही नंबर था जिससे उससे पहले भी मैसेज आया था कि जैसी दुनिया तुम देख सकती हो वैसी मैं भी देख सकता हूँ। सिंचू स्कूल में भी इसी के बारे में सोचती रहती है और ताजुब की बात तो ये थी कि 1 नवंबर के दिन सिंचू का ही बर्थडे आता है। तभी सिंचू यूजिना को देखती है जो हान के ऑफिस में कंप्लेन करने गई थी। सिंचू देखती है कि उसके सर पे 4 लाइनें हैं जिन्हें देख के वो थोड़ी हैरान होती है। वहीं हान का कलीग उससे कहता है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, मुझे लगता है तुम हैंडल करोगे तो अच्छा होगा। यूजिना बताती है कि हान्यू नाम के लड़के ने उसे दारू पिला के जब वो ब्लैकआउट हो गई तो उसके साथ गलत काम किया। इसका उसे तब पता चला जब होश में आने के बाद उसने अपने अंडरवियर को देखा। डिटेक्टिव पूछती है पर तुम वहाँ पे क्यों गई थी? यूजिना बताती है कि हम दोनों काफी क्लोज थे और अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस साथ में ही किया करते थे। मैं अपनी मर्जी से उसके रूम पे जाके पार्टी कर रही थी पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। डिटेक्टिव पूछती है क्या इससे पहले तुम कभी किसी के साथ फिजिकल हुई हो? और यूजिना कहती है नहीं, ये उसका पहली बार था। ये सुनकर हान चौंक जाता है क्योंकि इसके सर पे 4 लाइनें थी और वो साफ साफ झूठ बोल रही थी। आगे हान बांगजू हाई स्कूल में जाता है जहाँ उसे क्यूजिन मिलती है। हान देखता है कि उसके सर पे एक भी लाइन नहीं है। हान बताता है कि वो यहाँ एक दूसरे केस के सिलसिले में आया है, उसे हान्यू नाम के लड़के से मिलना है। यूजिन उसे वहाँ लेकर जाती है। हान्यू के सर पे सिर्फ एक ही लाइन थी पर वो साफ साफ कहता है कि उसने यूजिना के साथ कुछ भी नहीं किया और ये भी बताता है कि उसे यूजिना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस उसकी नॉर्मल दोस्त है। हान यहाँ से जाने लगता है पर सिंचू उसे देख लेती है। वो उसे गुस्से में देखती है और हान कहता है कि वो उसे बताने ही वाला था। सिंचू चश्मा मांगती है पर हान कहने लगता है कि ये केस का एविडेंस है इसलिए वो नहीं दे सकता। सिंचू कहती है तो फिर एविडेंस को ऐसे पहनकर घूमना तुम्हें ठीक लगता है? हान कहता है कि वो इनकी टेस्टिंग कर रहा है और सिंचू कहने लगती है कि तुम्हारा काम नहीं है। हान कहता है सही कहा पर देखो ना, अब मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ। सिंचू समझाने लगती है कि सोना के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी तुम अक्ल नहीं आई। तभी यहाँ पर ग्यूजिन आती है और सिंचू उसे देखकर चली जाती है। ग्यूजिन पूछती है क्या हुआ और हान बताता है कि वो उसके पड़ोस में रहती है। जिसके बाद हान उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है पर ग्यूजिन को उसकी बातें समझ नहीं आती। हान कहता है कि मैं कॉल करके बताऊंगा और वो यहाँ से निकल जाता है। ग्यूजिन हान की इतनी सारी लाइनें देखकर स्माइल करने लगती है और पता चलता है कि ग्यूजिन भी सिंचू की तरह इस लाइन को देख सकती है। हान यूजिना के केस के बारे में सोच रहा होता है। उसका कलीग कहता है कि ये सीधा केस है पर हान को लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि उसके सर पे 4 लाइनें थी। जिसके बाद दोनों से एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। कलीग हानियो से पूछता है और हान उस लड़की से। हानियो बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, उल्टा वो लड़की ही उसके पीछे घूमती रहती है, चाहे तो मेरा मोबाइल देख लो। कलीग देखता है कि लड़का सही बोल रहा है। वही हान उस लड़की से पूछता है कि तुमने वो अंडरवियर और कपड़े क्यों धो दिए जो खून से भरे थे? उसकी मॉम बताती है कि वो कपड़े मैंने धोए थे। तभी हान उस लड़के को देखता है जिसकी लाइन लड़की से कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। हान समझ नहीं पाता कि ये लड़की हानियो को फंसाना क्यों चाहती है। रात में घर जाते वक्त वो सिंचू से मिलता है और सिंचू उसके चश्मे को देखकर वापस लौटा देती है। हान बताता है कि वो चश्मे की मदद से लोगों की मदद कर रहा है। सिंचू पूछती है तो किसकी मदद की तुमने? और हान बताता है कि तुम्हारे क्लास की लड़की यूजिना किसी पर सेक्सुअल असॉल्ट का झूठा इल्जाम लगा रही है, जबकि उन दोनों की एस लाइन आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। सिंचू कहती है वो सही बोल रही है, एक हफ्ते पहले उसके पास एक भी लाइन नहीं थी पर अब 4 है। ये सुनते ही हान तुरंत केस को रीओपन करवाता है और अपने कलीग को लेकर हानियो के रूम पे जाता है। उसका रूम काफी साफ था, अगर उसने कुछ किया भी होगा सारे सबूत मिट गए। वहीं सिंचू होटल में जाती है और 205 नंबर रूम में जाकर छानबीन करने लगती है। उसे लगता है कि होटल में शायद उन ग्लासेस को बनाने वाले का कोई सुराग मिल जाए। तभी यहाँ पर जुनसू आता है। सिंचू उसे देखकर चौंक जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? जुनसू
जुनसू बताता है कि उसने शिंचू को आते देखा तो उसके पीछे पीछे आ गया। जुनसू अंधेरे से डर गया होता है और तभी उसे लगता है कि शिंचू उसे किस करने वाली है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। शिंचू उसे देखकर हंसने लगती है, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। इधर हान इंटरोगेशन के लिए हान्यू को बुलाता है और पूरी बात फिर से बताने के लिए कहता है। हान्यू बताता है कि यूजिना उसके रूम पर आई और उसने रूम पे रखी विस्की की पूरी बोतल गटक ली, जिसके बाद और पीने की जिद करने लगी तो मुझे उसके लिए बियर खरीद कर लानी पड़ी। बियर पीने के बाद उसका ब्लैकआउट हो गया, शायद विस्की और बियर का कॉकटेल होने की वजह से ऐसा हुआ था। हान पूछता है तुमने बियर कहाँ से खरीदी? हान्यू उसे वाइन शॉप का पता बताता है जो उसके हॉस्टल के बिल्कुल पास ही थी। हान उस वाइन शॉप के कैमरा फुटेज को चेक करता है तो पता चलता है कि लड़का बिल्कुल सही बोल रहा था। पर तभी वो देखता है कि 4 लड़के जब उस दुकान से हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं तब उनमें से एक लड़के के पास कोई भी लाइन नहीं थी, पर जैसे वो हॉस्टल की तरफ से वापस आते हैं तो उसी लड़के के पास एक लाइन आ जाती है। वो ध्यान से देखता है और आते जाते समय चारों लड़कों की लाइनें काउंट करता है तो पता चलता है कि हॉस्टल की ओर से आते समय उन चारों की एक एक लाइन बढ़ चुकी थी। इधर स्कूल में शिंचू उन्हीं 4 लड़कों को देखती है जिनकी एक एक लाइन यूजिना से जाकर जुड़ रही थी। शिंचू तुरंत हान को कॉल करती है पर तब तक हान भी यहाँ पर पहुंच गया था। चारों से पूछताछ करते हैं पर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था। हान को उनमें से एक थोड़ा घबराया हुआ सा लगता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बाकी सबको छोड़ देता है पर उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया हो। लड़का और ज्यादा घबरा जाता है और सारा से चुगल देता है कि वो तीनों भी इसमें शामिल थे और सारी प्लानिंग हान्यू ने की थी। उसी ने लड़की के ड्रिंक में ड्रग्स को मिलाया था और जब वो लड़की बेसुध हो गई तो हम चारों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया। हान के पास अब उसका बयान था जिसके चलते हान्यू को भी अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है। अगले दिन शिंचू का बर्थडे था और जुनसू से मिलने के लिए वो हान से लिफ्ट लेती है। रास्ते में हान उसे बताता है कि कैसे उसने उन चारों को बाटली में उतारा, जिसके बाद शिंचू को एक बस स्टैंड पे छोड़ के वो चला जाता है। हान सीधा हॉस्पिटल में अपने फादर को देखने जाता है तो पता चलता है कि उन्हें कोई अपने साथ ले गया। वो सीसीटीवी में देखता है कि एक औरत उसके फादर को अपने साथ लेकर जा रही है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये तो टीचर क्यूजिन है। तभी उसे अननोन नंबर से कोई सोना की फोटो भेजता है और वो तुरंत सोना को देखने निकल जाता है। दौड़कर सोना के वार्ड में जाता है। जब वो उसे सही सलामत बेड पर देखता है तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। थोड़ी देर में सोना की वो लाइन मूव करने लगती है। सोना के साथ जो आदमी जुड़ा हुआ था वो इसी तरफ आ रहा था। हान तुरंत अपनी गन गेट की ओर तान देता है पर तभी उसके फादर गेट से अंदर आते हैं और सोना के पास जाकर रोने लगते हैं। हान देखता है कि सोना की वो लाइन उसके फादर से जुड़ी हुई है। उसे बहुत गुस्सा आता है और साथ साथ गिल्ट भी होता है कि अगर वो बचपन में सोना की बात सुन लेता, उसे समझता तो शायद ये कभी नहीं होता। उसका अपने पिता को मार डालने का मन करता है पर वो चाहकर भी ये कर नहीं पाता। वो फूट फूट कर रोता है। वहीं इधर शिंचू खून से लथपथ एक सुनसान जगह पर बैठकर रो रही होती है और रोते हुए हान को कॉल करके बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो कॉफी शॉप चलाती है। उसका वीडियो पूरे शहर भर में वायरल हो जाता है जो उसी के बॉयफ्रेंड ने किया था। उसके रिश्तेदार दोस्त सब उसे मैसेज करके जीना हराम कर देते हैं। लड़की का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और वो परेशान होकर खुद को खत्म करने के लिए सड़क पर निकल जाती है जहाँ बड़ी तेजी से गाड़ियां गुजर रही थी। पर इससे पहले कि कोई गाड़ी उसे उड़ा देती, क्यूजिन आकर उसे बचा लेती है और जाने से पहले उसे एक चश्मा देकर जाती है और ये वही चश्मा था जिससे लोग एसलाइंस को देख पाते हैं। मतलब कि शहर में इन चश्मों को लाने वाली क्यूजिन ही थी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि शिंचू के साथ क्या हुआ था। हान शिंचू को बस स्टैंड पर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद जुनसू आकर उससे मिलता है। शिंचू जुनसू को लेकर एक होटल रूम में जाती है। दरअसल वो जुनसू को पसंद करने लगी थी और दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। अभी दोनों मार्केट में निकल पड़ते हैं। आज शिंचू का बर्थडे था और उसे भूख लग रही थी, इसलिए जुनसू उसके लिए केक लाने चला जाता है। शिंचू मिरर में देखती है कि अब उसके सर पे भी एक लाइन है और देखते ही देखते वो लाइन गायब हो जाती है। वहीं जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। शिंचू भीड़ की तरफ जाती है और देखती है कि जुनसू ऊपर से नीचे गिर के मर चुका है। उसकी दुनिया एक पल में खत्म हो गई थी, जिसके बाद वो एक सुनसान जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। तभी उसके पास उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लीजिन का वीडियो होता है जिसे स्कूल में बांध कर रखा था। ये देखकर शिंचू तुरंत हान को कॉल करके बुलाती है। हान आकर शिंचू को सोना की उस लाइन के बारे में बताता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था। शिंचू ना में जवाब देती है और उसे लीजिन का वीडियो दिखाती है। हान कहता है शायद सोना को धक्का देने वाला और सबको चश्मे बांटने वाला हमें वही मिलेगा। जिसके बाद दोनों स्कूल की ओर निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर अंदर जाते हैं और क्लासों में लीजिन को ढूंढने लगते हैं। शिंचू को लीजिन मिल जाती है। शिंचू जल्दी से उसके मुंह की टेप हटाती है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, पर लीजिन को कुछ भी याद ही नहीं था। लीजिन शिंचू को ब्लड से सना देख पूछती है ये सब क्या है और शिंचू कहने लगती है कि पहले यहाँ से निकलते हैं, बाद में सब बताऊंगी। ये दोनों हान को आवाज लगाते हैं। हान भी यहीं पर था पर ना तो ये एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे और ना ही एक दूसरे को देख पा रहे थे। शिंचू यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर बार बार वो एक ही जगह पहुंच जाती है। शिंचू समझ गई थी कि वो लोग स्कूल में फंस चुके हैं। हान स्कूल की छत पर चला जाता है और ये दोनों भी छत पर जाने का फैसला करते हैं, पर यहाँ पहुंचने के बाद भी इन्हें हान नहीं मिलता। हान एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पर क्यूजिन को मारने वाले बहुत सारे लोग थे और ये सभी वो लोग थे जिनको उसने चश्मा दिया था। वहीं इधर शिंचू असलाइन के बारे में लीजिन को बताने लगती है, पर तभी वो देखती है कि लीजिन ने वही चश्मा लगा लिया है। वो बताती है कि ये चश्मा उसे क्यूजिन ने दिया था और इसे पहनने के बाद वो पूरी तरह क्यूजिन के कंट्रोल में थी। उसकी इविल साइड भी बाहर आने लगी थी। इधर दूसरी दुनिया में क्यूजिन
सबके सामने आती है, जिसके सर पे अनगिनत लाइनें थी। वो इन लाइनों को अपनी शक्तियों से लोगों से छुपा कर रखती है। यूजिन सामने के टेबल से कपड़ा हटाती है जिसके नीचे हान के पिता थे। दरअसल वो हान के पिता को मारना चाहती है क्योंकि उसने एक बच्चे के साथ वो किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। हान अपने पिता को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता, जिसके बाद वो गन निकाल कर यूजिन पर गोलियां चलाता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मैगजीन खाली हो जाती है पर यूजिन को एक खरोच तक नहीं आती। यूजिन बताती है कि उसे इंसान नहीं मार सकते और वो हान का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। इधर लीजिन और सिंचू के बीच चश्मे को लेकर छीना झपटी होती है जिसमें सिंचू ग्लासेस को तोड़ देती है और उनके टूटते ही लीजिन फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि यहाँ क्या हुआ था। अगले ही पल सिंचू भी उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो हान को देखकर चिल्लाती है तो यूजिन उसे छोड़कर सिंचू की तरफ बढ़ने लगती है। यूजिन उसे कहने लगती है कि बचपन से वो जिसे श्राप मानती आई है असल में वो एक वरदान है। सिंचू बताती है कि वो गलत है क्योंकि इसकी वजह से उसने परिवार दोस्त सब कुछ खो दिया है। असल में यूजिन चाहती है कि वो सिंचू की शक्तियों से इस दुनिया में हर किसी को एस लाइन देखने की पावर दे ताकि बिना चश्मे के भी लोग इन लाइंस को देख सके। इसके लिए वो सिंचू पे चाकू से हमला करती है पर एक लेडी बीच में आकर उसकी जान बचा लेती है। सिंचू देखती है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी मोम है। उसकी मोम उससे माफी मांगती है और बताती है कि आज तक तुम जिस गिल्ट में जी रही थी असल में उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दरअसल उसकी मोम ने सिंचू की ड्राइंग को देखकर अपने पति को नहीं मारा था बल्कि उसके पास एस लाइंस को देखने वाला चश्मा था। उसने खुद अपनी आंखों से अपने पति की लाइन को अपनी ही बहन से जुड़ते हुए देखा था। सिंचू गुस्से में यूजिन पर हमला करती है पर उल्टा यूजिन ही उसे चाकू घोंप देती है जिसके बाद वो उसे अपनी शक्तियों से हवा में उड़ाती है। बहुत ऊपर तक जाने के बाद उसके शरीर से बहुत सारी लाइनें निकलती है और इनसे लाइनों का एक बहुत बड़ा गुब्बार बन जाता है। सिंचू वापस नीचे गिर जाती है और यूजिन अपनी शक्तियों से उस गुब्बार को ब्लास्ट करती है। ब्लास्ट होते ही उससे बहुत सारी लाइनें निकलकर आसमान में बिखर जाती है। वहीं सिंचू उठकर उस चाकू से यूजिन पर हमला करती है। यूजिन कहती है अब कोई फायदा नहीं, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। जिसके बाद यूजिन की मौत हो जाती है और जैसे ही वो मरती है जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबके ऊपर से यूजिन का जादू खत्म हो जाता है। सिंचू और हान भी वापस रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ लीजिन सिंचू को संभालती है पर अब पूरा आसमान लाल लाइनों से भर गया था। अचानक लीजिन हान की बहुत सारी लाइनों को देखकर डर जाती है। दरअसल अब दुनिया में हर इंसान इन लाइनों को देख सकता था। एक साल बाद हम सिंचू को देखते हैं जो बताती है कि अब हर कोई इन लाइनों को देख सकता है। कई लोग तो अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट लगाते हैं। वहीं सोना को दिखाया जाता है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। हान उसे पिक करने के लिए स्कूल आता है और वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था मत आना, अपने सर के ऊपर देखो। इन्हें देखकर लोग मुझे भी घूर घूर के देखते हैं। इधर सिंचू जुनसू की ग्रेव पर जाती है और उसका वो जैकेट रख देती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है पर कोई दिखाई नहीं देता। अचानक से यूजिन आकर उसके कान में बोलती है, मतलब कि वो अब भी जिंदा थी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।